Well, ladies and gentlemen, all of us have seen several medical crises. But you would all agree with me that COVID-19 crisis was indeed the biggest challenge to humanity during our lifetime. How to tackle COVID-19? Well, the frontline warriors, COVID warriors, health workers have strived day in and day out to pull us out through the crisis. We have with us Dr. Gautam Bhansali, who is a specialist of infectious diseases and, more importantly, one of the most respected and tallest figure towards fighting the COVID-19 pandemic. He will tell us and dwell upon the topic that how the crisis was handled. I would now request Dr. Gautam Bhansali to tell us more about this particular aspect, an outburst to a global pandemic. Dr. Gautam Bhansali, it's all yours. Namaskar, TiE Hubli, myself Dr. Gautam Bhansali, consultant physician, Bombay Hospital, मुंबई। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। पूरी एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसने 2020 हमारा एक अलग तरह से कर दिया है। एक हमको न्यू नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया है। हमें लाइफ में नई नई चीज़ें सिखाने के लिए मजबूर किया है। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए किया गया है। ये एक ऐसा साल है 2020 का साल जिसमें एक ऐसी बीमारी आई जिसने न केवल हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है। किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा चीज़ जिसका वज़न, अगर हम लोग वेट काउंट करेंगे, वेट गिन के देखेंगे, उसका वज़न अगर हम देखेंगे तो 1 ग्राम से भी कम वज़न है। 1 ग्राम से भी कम वज़न वाली चीज़ ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। लोगों को घर के अंदर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। लोग बाहर नहीं आ पाए, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। आमने सामने जो मिलने की परंपरा थी, गले मिलना, हाथ मिलाना, सबसे दूर कर दिया है। अगर कोई गलती से भी बोलता है कि मुझे खांसी हो रही है या जिसको हल्का सा सोर थ्रोट होने लगता है, वो सामने में आ जाए तो लोग डरने लग जाते हैं कि उसकी वजह से मुझे बीमारी ना हो जाए। लोगों को थोड़ा सा स्वार्थी बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये एक ऐसा माहौल था जहाँ हम हिंदुस्तान के लोगों ने इस डाइवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी को देखा है और इसको अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से काम हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, जिस तरह से काम हमारे मुंबई के अंदर हुआ है, 2021 और उसके आगे के सारे साल बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। मुझे अभी भी याद है, मार्च का महीना था जब हिंदुस्तान में कोविड की आहट हो रही थी। सबसे पहले हमारे केरला में केसेस आए थे, उसके बाद मुंबई में केसेस आने शुरू हुए थे। लेकिन हमको थोड़ा सा पता था कि कोरिया में केसेस हो रहे हैं, चाइना के अंदर हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, इटली में लोग कोविड ग्रसित हो रहे हैं। इस बीमारी का नाम था कोविड, कोरोना वायरस डिजीज़। 2019 में निकला था, इसलिए कोविड-19 इसको नाम WHO ने दिया। जब ये केसेस इंडिया के अंदर आने लगे, हमारे हिंदुस्तान में आने लगे, मुंबई से आने लगे, तब हमारे यहाँ पर भी हम लोग सब पैनिक हो रहे थे। क्योंकि रोज़ाना टेलीविज़न में ये दिखाया जा रहा था कि लोग मर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, अमेरिका के अंदर मर रहे हैं, इटली के अंदर मर रहे हैं। हमें ये डर था कि अगर, और पूरे विश्व को ये डर था कि हिंदुस्तान 135 करोड़ आबादी का देश है। अगर हिंदुस्तान में अगर ये वायरस आ गया, यह हाल बहुत बुरा होगा। क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। हम हेल्थ इंफ्रा के अंदर अच्छे नहीं हैं। हमारे यहाँ इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उस तरह से निमोनिया हो गया, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिससे हमारे यहाँ लोग मरते हैं, पीड़ित रहते हैं। इसलिए सबको ये डर था कि अगर ये हिंदुस्तान में आ गया ये कोविड वायरस तो बहुत बुरा हाल होगा, हिंदुस्तान पूरा हिल जाएगा। पूरे विश्व में लॉकडाउन की परंपरा शुरू हो गई, हर जगह बंद हो गया, शॉप बंद हो गए, शॉपिंग मॉल बंद हो गए, लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन जब मार्च के महीने में हिंदुस्तान में आया, हमें अभी भी याद है कि जब केसेस आए थे तो हमने सबसे पहले उन पेशेंट्स को कस्तूरबा हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हमने डेडिकेट किया था कि हम लोग पेशेंट्स को वहाँ रखेंगे। फिर बाद में एक हॉस्पिटल बंद पड़ा था, सिवनिल हॉस्पिटल। रात को हम लोग 1 बजे गए थे यहाँ, हमारे यहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ में। उस हॉस्पिटल हमने हमारे हाथ से बेडशीट डाली, हमारे 4-5 दोस्तों के साथ गए और उस हॉस्पिटल को हमने चालू किया कि केसेस और बढ़ रहे हैं, लोगों को आइसोलेट करना है। उस वक्त तक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी दुविधा थी कि किसी को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। रोज़ाना नई नई गाइडलाइन आ रही थी, नए नए विचार आ रहे थे, नए नए प्रोटोकॉल आ रहे थे, नए नए ट्रीटमेंट आ रहे थे। कोई कह रहा है कि एंटी मलेरियल दवाई है जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मिलती है, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। तो कोई
नई नई दवाइयों के बारे में बात कर रहे थे, कोई प्लाज्मा थेरेपी की हम बात करते। अलग तरह का माहौल था, अलग तरह की परिस्थितियाँ थी। दिन भर टेलीविज़न पे वही चल रहा था, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के अंदर यही चल रहा था। कोई क्या डाल रहा था मैसेज में, कोई लग रहा था कि घर से बाहर निकलोगे तो कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, मर जाएगा आदमी। बुरे हालात चल रहे थे। मार्च में हमारे यहाँ पे आए, उसके बाद में हमारे यहाँ पर भी केसेस सडनली बढ़ने लगे, हॉस्पिटल में बेड की मारामारी होने लगी। तब हमारे यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर ने और माननीय मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे साहब ने मेरे को पूरे मुंबई का चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया कि हर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को कैसे पार्टनरशिप में लिया जाए, कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को खड़ा किया जाए कि वो आके काम करे साथ में। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स की मीटिंग हुई, सारे सीईओज़ की मीटिंग हुई। हम लोग सीएम के वहाँ मिले, वहाँ जाके बात होने लगी हमारी। प्राइवेट हॉस्पिटल का ये प्रॉब्लम था कि मुंबई के अंदर बिल्डिंगें वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल कम होती है। हमारे दूसरे नॉन कोविड पेशेंट रहते हैं, वो पेशेंट किसी कोविड पेशेंट से इन्फेक्ट ना हो जाए, हमारा स्टाफ ना हो जाए। कोविड के लिए अलग तरह के वार्ड बनाने पड़ते हैं, अलग तरह के कमरे बनाने पड़ते हैं, अलग तरह के आईसीयूज बनाने पड़ते हैं, जहाँ पे नेगेटिव प्रेशर रखा जाता है, जहाँ एसी वगैरह चालू नहीं किया जा सकता है। उस सब परिस्थितियों के अंदर हमारा स्टाफ कहीं कोविड पॉजिटिव हो गया तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। शुरुआत में यही हो रहा था, कोई सडनली रात को हार्ट अटैक का पेशेंट आया, कैजुअल्टी में आया, डॉक्टर ने देखा, इमीडिएटली वेंटिलेटर पर डाला, ट्रीटमेंट करने लगा। बाद में मालूम पड़ा वो कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, उसके चक्कर में 4 डॉक्टर 4 नर्सेज वो लोग भी कोविड पॉजिटिव हो गए, इमीडिएटली हॉस्पिटल बंद करना पड़ गया। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आ रही थी, बड़ा अफरा तफरी का माहौल चल रहा था। बेड नहीं मिल रहे थे, दिन भर मीडिया में न्यूज़ ये चल रही थी कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है। अलग अलग तरह की व्यवस्थाएँ थी। प्राइवेट हॉस्पिटल के सारे सीईओज़ को मैं लेके गया सीएम के पास, हमारी मीटिंग हुई। सीएम ने बोला उस वक्त, और मैंने सब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के सीईओज़ के साथ में मीटिंग लिया। सबको एक ही बात बोला कि ये समय अलग टाइप का समय है, ये टाइम चैरिटी करने का नहीं है, ये टाइम सेक्रीफाइस करने का है। हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है। हमने कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कोविड में कन्वर्ट कर लिया है, वहाँ पे नॉन कोविड पेशेंट है, वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो हम एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करें कि एक फ़िक्स रेट कर दें मुंबई के अंदर कि इससे ज़्यादा रेट नहीं लिया जाएगा। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, हमारे पास 35 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल थे। बॉम्बे हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, सब ने एक ही लाइन में बोला कि यस, हम इस कोविड टाइम में काम करेंगे। किसी को पता नहीं था कि ये टाइम कब तक चलेगा, ये कोविड 2 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा या 1 साल चलेगा, किसी को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन सबका ये था कि यस, रेट इतना कम तय किया गवर्नमेंट ने, बट हम फिर भी काम करेंगे। सबको ये मालूम था कि हॉस्पिटल बहुत लॉसेस में जाएंगे, जबकि उस टाइम में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ चल रही थी, क्योंकि लोगों के घर, ऑफिस बंद थे, फैक्ट्रियाँ बंद थी, सारे कामकाज बंद थे। लोगों को ये लग रहा था कि सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी और सिर्फ हॉस्पिटल इंडस्ट्री है जो अर्न कर रही है, लेकिन ये गलत था, ये गलत भ्रांतियाँ थी। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर नॉन कोविड पेशेंट आ ही नहीं रहे थे, हॉस्पिटल के नॉन कोविड बेड खाली पड़ रहे थे, डॉक्टर्स आ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको भी डर था कि इन्फेक्शन ना हो जाए। सिर्फ कोविड पेशेंट आ रहे थे, लेकिन उनका भी रेट गवर्नमेंट ने तय कर लिया था, तो कोविड के अंदर हॉस्पिटल सारे लॉस में जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई पूरे विश्व का एक पहला ऐसा शहर था, और शहर आज भी है, आज भी ये परंपरा जारी है, आज भी ये काम चल रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट रेट पे, मिनिमम रेट पे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट यहाँ किए गए। हमारा उसमें थोड़ा सा ये था कि 80% बेड हम गवर्नमेंट रेट पे रखेंगे, 20% बेड हम बॉम्बे हॉस्पिटल अपनी खुद की रेट पे रखे। लेकिन बॉम्बे हॉस्पिटल ने उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के बोला कि नहीं, हम लोग 100% बेड हम गवर्नमेंट रेट पे ही रखेंगे, हॉस्पिटल अपना खुद का कोई चार्ज नहीं लेगा। हमारे काफ़ी डॉक्टर्स ने इस पूरे कोविड काल में फ्री में इलाज भी किया, पेशेंट से 1 रुपया फीस भी नहीं लिया, चाहे वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करना था, चाहे वो मरीज को सामने देखना था, चाहे वो कोविड वार्ड के अंदर देखना था, काफ़ी लोगों ने पैसा भी नहीं लिया। तो इस तरह से हमने कोविड के लिए बेड का मैनेजमेंट किया। जब से मैंने ये कोविड का बेड मैनेजमेंट का प्लस सारे हॉस्पिटल का जो चार्ज संभाला, उसके बाद से लेके अब तक एक भी मरीज़ ऐसा नहीं था जो बेड नहीं मिला और वो मर गया हो, ऐसा एक भी मरीज़ नहीं था। हर पेशेंट को बेड मिलता था। हमने IITians लोगों को बुलाया, कुछ सॉफ्टवेयर वालों को बुलाया। उसके बाद में जब हमने सारे बेड एलोकेट किए, प्राइवेट हॉस्पिटल ने, मुंबई के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल ने 3,500 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल ने दिए और 1,250 बेड ICU के दिए, जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा, बाईपैप मशीन की सारी सुविधा थी। इतना प्राइवेट ने पार्टनरशिप करके इसमें काम किया। डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया कि नहीं, हमें कोविड में काम करना है। आने वाले समय में लोग पूछेंगे कि काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमें काम करना है, हमें एक अपॉर्चुनिटी, हम इसमें काम करेंगे, हम डर के घर में नहीं बैठ जाएं। आएंगे, डॉक्टर लोग आए, फील्ड में आए, काम किया इसके अंदर। फिर हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया
कि पेशेंट अगर आएगा अफरा तफरी का माहौल ना हो जाए, लोग पहुंचेंगे कैसे हॉस्पिटल। तो हमने कुछ IITians को बुलाया, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया, और एक बहुत ही अच्छा covidbedmumbai.com एक हमने डैशबोर्ड डेवलप किया, और उस डैशबोर्ड के आधार पे हमने बेड अलॉटमेंट करना शुरू किया। हमने वार्ड बनाए, हमारे पास में डिजास्टर कंट्रोल रूम था। मुंबई एक ऐसा पहला सिटी था जिसके अंदर हर वार्ड को जवाबदारी दी गई, A वार्ड, B वार्ड, C वार्ड, ऐसे टोटल 24 वार्ड है मुंबई के अंदर। हर वार्ड में हमने कुछ डॉक्टर्स बैठाए। पेशेंट का कोई भी कोविड का रिपोर्ट आया, सबसे पहले वो रिपोर्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास आती थी, उसके बाद ICMR के पास आती थी। इसको चैलेंज करने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए कि पेशेंट की रिपोर्ट पेशेंट को क्यों नहीं मिल रही है, पहले BMC के पास क्यों जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में डिस्कशन हुआ भी था, पर हमारा लोगों ने यह डिस्कशन होने के बाद में ये निर्णय लिया कि पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाएगी रिपोर्ट, पॉजिटिव आया तो उसको बेड अलॉटमेंट करवाएंगे, उसके बाद रिपोर्ट पेशेंट को या रिलेटिव के पास जाएगी। क्योंकि जैसे ही पेशेंट के पास में रिपोर्ट जाती है वो पैनिक ही हो जाता है, 10 लोगों को फ़ोन करता है, कोई इसको फ़ोन करता है, कोई उसको फ़ोन करता है, कोई ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन करता है, हमको बेड चाहिए, हमको बेड चाहिए। एक पेशेंट के लिए 10-10 लोग फ़ोन करते थे बेड के लिए, इसलिए बेड का शॉर्टेज एक क्रिएट होता था। तो हमने वार्ड वॉर रूम बनाए, उस वार्ड वॉर रूम से हमने सिस्टम सेट किया, एक डैशबोर्ड बना के रखा था जिसमें हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इन्वॉल्व किया, और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने बेड अलॉटमेंट शुरू करते थे। सुबह 8 बजे रिपोर्ट आती थी हमारे पास में, उस रिपोर्ट के बेस पे हमारा वार्ड वॉर रूम से पेशेंट को फ़ोन जाता था, आपका नाम क्या है, आपने टेस्ट करवाया, क्यों करवाया, आपको सिम्टम क्या है, क्या सिम्टम नहीं, अच्छा आपको भर्ती होने की ज़रूरत है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, कौन सा हॉस्पिटल चाहिए, बॉम्बे हॉस्पिटल चाहिए, ब्रिज कैंडी चाहिए, लीलावती चाहिए, हम पेशेंट से पूछते थे। उसके बाद में वहीं वार्ड वॉर रूम से बेड अलॉटमेंट होता था, पेशेंट के घर पे एम्बुलेंस पहुंचती थी और पेशेंट एडमिट होते थे। इतना एक स्मूथ मैनेजमेंट बेड का किया मुंबई के अंदर, जो पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं हो पाया। हर जगह दूसरे सिटी में भी नहीं हो पाया, बट मुंबई में ये बहुत ही स्पीडली हुआ। शुरुआत पे हमें एम्बुलेंस की बहुत तकलीफ आ रही थी, 74 एम्बुलेंसेस थी मुंबई के अंदर, एक एम्बुलेंस पेशेंट के पास पहुंचने में आधा पौन घंटा लगता था कम से कम। तो उस चीज़ का भी हमने एक समाधान निकाला। मुझे अभी भी याद है जब मैं हमारे यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर और मैं एक हॉस्पिटल के दौरे पे गए थे ICU देखने के लिए, ICU में काम कैसे होता है। फिर हम लोग सायन में गए, धारावी में गए, धारावी हमको देखने के लिए, धारावी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पेशेंट्स को ज़्यादा देखने के लिए। हमने धारावी मॉडल को सक्सेस करके दिखाया। वहाँ पहले 1:3 जो कॉन्टैक्ट वाले थे उनको हम लोग क्वारंटाइन करते थे, बाद में हमने वो टारगेट बढ़ा करके 1:15 किया। 15 लोगों, एक आदमी अगर पॉजिटिव आया तो उसके साथ में 15 लोगों को हमने क्वारंटाइन करना शुरू किया, और इस तरह से धारावी हमारा एक बहुत बड़ा मॉडल बन के निकला। क्योंकि बहुत बड़ा डर था कि धारावी बहुत ही छोटे छोटे 10 बाई 10 के कमरे हैं, एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, अगर वो धारावी में फैल गया जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर धारावी में अगर कोविड बुरी तरह से फैल गया तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन एक विश्व के अंदर मॉडल बना धारावी भी, आज धारावी मॉडल की चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा कारण था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी हुई, हमारे सब लोगों ने बहुत ही इफेक्टिवली काम किया वहाँ पे, और धारावी में केसेस बहुत कम हो गए, नहीं के बराबर केसेस रहे। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल साबित हुआ। हम धारावी और सबका दौरा करते हुए जब आ रहे थे वापस ऑफिस में मीटिंग के लिए, हमारा और म्यूनसिपल कमिश्नर का डिस्कशन चल रहा था, एम्बुलेंस की शॉर्टेज का बात हो रही थी। मैंने कमिश्नर साहब को बोला, मैं कहा सर हमको एम्बुलेंस नहीं चाहिए। हालत ये हो रही कोविड के अंदर कि बाप बेटे को छोड़ने हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, हस्बैंड वाइफ को छोड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि मैं छोड़ने जाऊंगा तो मेरे को उससे कोविड ना हो जाए। तो हमको बेसिक भाई बहन को छोड़ने नहीं जा पा रहा है, हमको बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम चाहिए जिसके साथ हम लोग हॉस्पिटल, घर से हॉस्पिटल छुड़ा सकते हैं पेशेंट को। इतना ही चाहिए हमको प्रॉपर एम्बुलेंस, वेंटिलेटर उसकी ज़रूरत है ही नहीं। हार्डली 0.1% पेशेंट को वैसी एम्बुलेंस चाहिए। तो उन्होंने बोला इसका रास्ता क्या निकाला। मैंने कहा साहब आज ट्रैवल एजेंसियां बहुत है मुंबई के अंदर, और सब ट्रैवल एजेंसियां बंद पड़ी है। क्यों ने सारे शहर में जितनी भी टाटा सुमो, इनोवा, महिंद्रा ये गाड़ियाँ हैं, ट्रैवल एजेंसी को कॉल करो, सारी गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं, उनसे बात करते हैं, और उन गाड़ियों को हम लोग कन्वर्ट करें एम्बुलेंस में। हमें जस्ट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमें जस्ट मरीज को छोड़ने के लिए घर से हॉस्पिटल भेजना, उसके लिए गाड़ी चाहिए बस एक, हमें कौन सा एम्बुलेंस चाहिए। तुरंत इस पर काम हुआ। और हमने ये भी किया कि ड्राइवर और पीछे जो बैठने वाला पैसेंजर या पेशेंट है उसके बीच में एक एल्यूमिनियम की फॉइल लगा देते हैं, तो ड्राइवर भी उससे इन्फेक्ट नहीं होगा, उनको भी PPE किट दे देते हैं। 3 दिन के अंदर हमारे पास जो 74 एम्बुलेंस थी वो बढ़ करके 678 एम्बुलेंस हो गई। उसके बाद में हालात ये रहे कि 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचती थी घर पे। और इस तरह से मुंबई के अंदर जो एक सक्सेस स्टोरी बनी मुंबई, तो सबसे बड़ा बनने का रीज़न यही था
एक और बात जो अहम बात है इसमें, पहले टेस्ट को लेके बड़ा मारामारी था कि मेरा टेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट कम हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। इस टेस्ट को लेके बड़ी प्रॉब्लम थी। हमने कहा साहब टेस्ट को फ्री कर दीजिए, क्यों ना टेस्ट को ऐसा कर दिया जाए कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत ही नहीं है। जैसे अपन रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं ऐसे कोविड का भी टेस्ट हो जाने दीजिए। मुंबई पूरे इंडिया का पहला शहर है जहाँ पे ये एक नियम निकाला गया कि किसी को भी चाहिए जाके कोविड टेस्ट करवा सकता है, उसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के टेस्ट होने वाला सबसे पहला शहर मुंबई है। हमने कहा हमको वायरस को चेंज करना, हमको मोर्टेलिटी रेट कम करनी है, लोगों को मरने नहीं देना, हमें नंबर गेम में नहीं उड़ना कि केस बढ़ गए बढ़ जाने दो केस। हमको लोगों को मरने से रोकना, मरने नहीं चाहिए। टाइमली डिटेक्ट होंगे, टाइमली ट्रीटमेंट होगा, मरीज बच जाएगा। ये चीज़ में हमें काम करना है। तो हमने चेंज द वायरस पॉलिसी की। टेस्ट हमने सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाले मुंबई के अंदर किया। हमने टेस्ट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए। काफ़ी हमारे सेंटर्स ऐसे खोले हमने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट जंबो फैसिलिटी में, जहाँ पे फ्री में टेस्ट होने लगे। रेट हमने टेस्ट जो प्राइवेट थी वहाँ पे रेट बहुत कम करवा दिया। बेड मैनेजमेंट में हमने ये किया कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर से सब चीज़ें की, बहुत स्मूथ एलोकेशन होने लग गया बेड का। पूरे वार्ड वॉर रूम किया। ये भी वार्ड वॉर रूम भी पहला ही एग्जाम्पल है विश्व के अंदर जहाँ इस तरह से बेड का बहुत ही हमारा स्मूथ एलोकेशन होने लग गया। एम्बुलेंस जो प्रॉब्लम आ रही थी, एम्बुलेंस की प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट करने लगी। उसके अलावा हमारा जो दूसरा फोकस था कि हम कुछ और जंबो फैसिलिटी, मुंबई एक पहला शहर है जहाँ पे प्रॉपर जंबो फैसिलिटी के हॉस्पिटल बनाए गए और कहीं भी नहीं बनाए गए, किसी भी सिटी में नहीं हुए। बाकी सिटी में जंबो फैसिलिटी बनाई गई लेकिन वो क्वारंटाइन सेंटर थी। मुंबई के अंदर ऐसे जंबो फैसिलिटी बनाए गए जहाँ पे फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल्स थे, सिर्फ ऑपरेशन नहीं होते थे लेकिन फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल बनाए गए। आज भी है वो अभी भी। 12 हमने फुल फ्लेज हॉस्पिटल वाले जंबो फैसिलिटी बनाए जिसकी कैपेसिटी 8,500 से लेकर के 10,000 के बीच में थी, जहाँ पे सारे बेड ऑक्सीजन वाले बेड थे। वहाँ हमने हर जंबो फैसिलिटी के अंदर हमने आईसीयू सेटअप किया, जहाँ वेंटिलेटर वगैरह थे वहाँ पे सारे टेस्ट होते थे, सारे ब्लड टेस्ट होते थे, कोविड टेस्ट होता था एंड एवरीथिंग वाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी सेंटर पे हमने ऐसा नहीं रखा कि वहाँ पे किसी मरीज का पैसा लगता हो, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट थी। टोटल जितने जंबो फैसिलिटी हमने बनाई गई, जहाँ एक एक जंबो के अंदर हमारे पास कहीं पे 500 बेड की व्यवस्था थी, कहीं पे 1000 बेड की थी, कहीं पे 1200 बेड की थी, कहाँ पे 200 बेड का आईसीयू था। इस तरह से हमने अलग अलग बेड बनाया, जंबो फैसिलिटी क्रिएट की। शुरुआत में जंबो में पेशेंट लोग कम जाने लगे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो ऐसे ही बना दिया गया होगा, यार क्वारंटाइन सेंटर होगा या प्रॉपर आईसीयू की फैसिलिटी होगी नहीं होगी, ऑक्सीजन होगा नहीं होगा। वहाँ पे साफ़ सफाई भी होती थी, वहाँ पे ऑक्सीजन भी थी, वहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटी भी थी। प्लस हमने हर जंबो को प्राइवेट हॉस्पिटल ने गोद लेना शुरू किया। जैसे हमने बॉम्बे हॉस्पिटल ने NSA वर्ली का जंबो फैसिलिटी हमारे हाथ में लिया कि इसका जो भी मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, वहाँ के डॉक्टर हमारे डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे। प्लस हम लोग स्वयं वहाँ जाते थे जंबो फैसिलिटी में, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब डॉक्टर्स जाते थे, एक भी डॉक्टर पैसा चार्ज नहीं कर रहा था। और इस तरह से हमने जंबो फैसिलिटी की जो शुरुआत में ऑक्यूपेंसी 40% थी, बाद में बढ़ करके 95, 96, 97% पे आने लगी। इस तरह से हमारा जंबो मॉडल भी बहुत हिट हुआ। जो हमारा लोड था दूसरे हॉस्पिटल में वो हमने कम किया क्योंकि जैसे जैसे कोविड कम होने लगे नॉन कोविड पेशेंट बढ़ने लग गए, तो हमने बाकी हॉस्पिटल्स में थोड़े बेड कम करके वहाँ नॉन कोविड के लिए अलाउ कर दिया और जंबो फैसिलिटी में पेशेंट्स बढ़ना शुरू कर दिए। इस तरह से, और हमारा अल्टीमेटली प्लान यही रहा। मुंबई के अंदर आज इतना बड़ा एजुकेशन किया गया, अवेयरनेस फैलाई गई मुंबई के अंदर हर तरह से। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एक कैंपेन चलाया गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। उसके अंदर घर घर जा कर के 35 लाख घरों के अंदर लोग गए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग गए और वहाँ जाके उनका 2-2 बार टेस्ट हुआ, 2-2 बार जाँच हुई, 2-2 बार उनकी हिस्ट्री ली गई कि किसी घर में कौन कौन है, कौन नहीं है, कोमॉर्बिड कंडीशंस किया है, ये सारी चीज़ों का किया गया। हमारा प्लान अभी भी यही है कि मुंबई को विश्व का, इंडिया का नहीं, विश्व का सबसे सेफेस्ट सिटी बनाना है। फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, हम लोग सेकेंड लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते और आज यही वजह है कि इतने सारे काम हुए। इसमें सारे डॉक्टर्स ने बहुत ही उम्दा काम किया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बहुत काम किया है, मुंबई पुलिस ने बहुत काम किया है। डॉक्टर्स के अलावा जो कंप्लीट हेल्थ केयर वर्कर है, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे मामा हो, चाहे मौसी हो, चाहे नर्सेज हो, सब ने बहुत काम किया है। यही वजह है कि आज मुंबई में केसेस बहुत कम हो गए, नहीं के बराबर केसेस है। आज मुंबई के अंदर जो
कोविड के बेड है खाली पड़े हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग इतने एजुकेट हो गए, काफ़ी लोगों ने होम आइसोलेशन को प्रेफर किया। आज हर व्यक्ति जानने लग गया है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है, पल्स क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, खांसी का मतलब क्या होता है, सूखी खांसी कब आती है, कोल्ड का मतलब क्या होता है, मास्क कब लगाना कब नहीं लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब चीज़ें हर व्यक्ति समझने लग गया है। जो मुझे अभी भी याद है, जो पैनिक कंडीशन थी मार्च अप्रैल के महीने में, दिन रात टेलीविज़न पे यही दिखाया जा रहा था, यहाँ मर रहा है, यहाँ मर रहे, ये मर रहे हैं, वो हो रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। आज हम जाके देखें तो हिंदुस्तान पूरे विश्व का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पुअर था, आज एक रोल मॉडल बना है हिंदुस्तान पूरे विश्व के सामने। अमेरिका पूरे विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है, इटली इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 2 है, लेकिन डॉक्टर्स वाइज, नर्सेज वाइज हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 था और आज वापस साबित किया है कि हिंदुस्तान वापस वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है, डॉक्टर्स वाइज, नर्सेज वाइज और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ मृत्यु दर हमारी सबसे कम रही है, विश्व में सबसे कम मृत्यु दर है तो हिंदुस्तान की 1.45% मृत्यु दर। अमेरिका की ज़्यादा है, बाकी जगह की ज़्यादा, जहाँ पे इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी वो बीमारी को काबू नहीं कर पाए। हमारा हिंदुस्तान, एक हमारी अच्छी लीडरशिप, हमारे अच्छे डॉक्टर्स ने काम किया, हमारे हेल्थ केयर वर्कर ने काम किया। बड़े बड़े चैलेंजेस थे, आईसीयू में काम करना, पीपी किट पहन के जाना, पूरा सामने गॉगल लगता है, उससे दिखता नहीं है, उसमें से दिखता नहीं है, ग्लव्स डबल पहन के जाना पड़ता है, नेगेटिव प्रेशर रहता है, अंदर पसीना आता है। काफ़ी हमारे सिस्टर, काफ़ी हमारे डॉक्टर्स बेचारे जो पीरियड्स में होते थे वो भी आकर के वहाँ काम करते थे। इसके अलावा जो 8-8 घंटा ड्यूटी करते हैं, पसीना आता है, ड्यूटी के टाइम में ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, यूरिन भी करना हो तो आप जा नहीं सकते। अगर जाना है तो वापस आप पीपी किट खोलो, शॉवर लो, यूरिन करने जाओ, फिर वापस नया पीपी किट पहनो, फिर आपको जाना होता है। इतनी लंबी एक कहते हैं अलग टाइप की समस्या थी, अलग टाइप का प्रॉब्लम था कि, और हर वक्त ये मन में डर लगा था, जो पेशेंट को देखने जा रहे हैं उसको खांसी हो रही है, वो कोविड पेशेंट है, रोज़ाना जाना वहाँ पे और रोज़ आग से खेलना, ये 1 दिन का काम नहीं था, 2 दिन का काम नहीं था। आज 9 महीना हो गया, 9 से 10 महीना होने आया है। हमारे डॉक्टर्स लोग, हमारे वार्ड बॉय लोग, हमारे सिस्टर्स लोग, सारे हेल्थ केयर वर्कर आज भी उसी तरीके से काम करें, उसी जोश से काम कर रहे हैं। और काम करने का उसका कारण एक ही है कि सबको विश्वास है कि नहीं, हमें ये काम करना, ये एक टाइम है जब भगवान ने मौका दिया है कि हमें काम करना। आने वाले समय में एक हिस्ट्री लिखी जाएगी कि 2020 के अंदर एक वैश्विक महामारी आई थी, इस तरह की महामारी आई थी। हमारी आने वाली जनरेशन हमसे पूछेगी कि एक ऐसी महामारी आई थी और आप लोग क्या थे, आप लोग छुप के घर में बैठ गए थे या फील्ड में आके काम कर रहे थे। हमें गर्व से कहेंगे, हम लोग गर्व से बोलेंगे ये बात कि यस, हम लोग पूरा 10 महीना फील्ड में, पूरा 1 साल हमने फील्ड में काम किया, हम रोज़ मरीजों को ट्रीट कर रहे थे। कोशिश करना हमारा काम है, हम छुप के नहीं बैठे थे, हमने कोशिश करना हमारा काम है। बचाना नहीं बचाना वो ऊपर वाले के हाथ में। हमारा काम है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो हमें करना, जो दवाइयाँ आ रही है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ हमको मरीजों को ठीक करने की कोशिश करनी है, समय पे करना है, समय पे इलाज करना है। और वो कोशिश हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स ने, एक हेल्थ केयर वर्कर ने, स्टाफ ने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, पूरी शिद्दत से काम किया और उसी का नतीजा है कि हमारी मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर पूरे विश्व में सबसे कम है। मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ टाई हुबली को, हमारे सारे हेल्थ केयर स्टाफ को, फ्रंट लाइन स्टाफ को कि इस कोविड के मौके पे हमें बोलने का मौका दिया, और हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वॉरियर को जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से काम किया। ये कोविड का काम करते करते हमारे काफ़ी डॉक्टर, काफ़ी नर्सेज कोविड पॉजिटिव भी आए। पॉजिटिव आने के बाद कुछ लोग शहीद भी हुए, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, हमारा मोरल हमने कभी डाउन नहीं होने दिया। हमने पूरी कोशिश की कि कुछ भी हो जाए हमें काम करना है। ऐसा नहीं कि हमारा साथ वाला डॉक्टर, हमारे साथ वाले नर्सेज, वार्ड बॉय वो उस कोविड से पीड़ित हो गए, काम करते करते पीड़ित हो गए ड्यूटी पे और मर गए, और हम लोग भी छुप के घर में बैठ जाए। हमें नहीं, ये समय था, एक वैश्विक महामारी थी और अभी भी है, अभी भी चल रहा है। जनता बहुत साथ दे रही है, लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक भी बहुत अवेयर हो गई है, लोग अभी मास्क लगा के घूमने लगे हैं, सैनिटाइज़र का बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं।
हाथ पैर बराबर धो रहे हैं, ये सब चीज़ों का डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक न्यू नॉर्मल लाइफ है। 2021 हमें अच्छी उम्मीदों के साथ निकालना है। ये जो एक नया हमको सीखना को मिला है नई, और ये जो न्यू नॉर्मल लाइफ है, सैनिटाइजर, मास्क, इन सब चीज़ों का हमको हमारे जीवन में धारण करना है। और इसके साथ ही और दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ है और दूसरी बीमारियाँ हैं, उससे भी बचा जा सकता है। थैंक यू। Well, I have a few questions to you, Dr. Bhansali. Doctors went through the highest stress during the pandemic. Now, what impact did it have on you as a person, as a doctor, as an administrator of a prestigious hospital? सी, ये एक ऐसा समय था कोविड का कि डेफिनेटली वी ऑल डॉक्टर्स वेंट थ्रू द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस। वाई? बिकॉज वी वर ऑलवेज देयर इन द वार्ड, वी वर ऑलवेज देयर ऑन द फुट। हमें मालूम था कि कोविड में काम करना है। हमें मालूम है कि हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास जा रहे हैं। जिस कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास में हस्बैंड वाइफ के पास नहीं जा रहा है, बाप बेटे के पास नहीं जा रहा। मालूम पड़ गया कि बेटे को पॉजिटिव आया तो पिताजी उसके पास नहीं जा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ को टच करने से मना कर रहा है, वो बोल रहा है कि तुम एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाओ। हम डॉक्टर लोग जा रहे हैं उसी पॉजिटिव पेशेंट के पास, जानते पहचानते कि ये पॉजिटिव पेशेंट है, हमें खतरा हो सकता है, पीपी किट हमें कितना बचाएगा सिर्फ भगवान जानता है। उसके बावजूद भी हम लोग जा रहे हैं। हमारे घर में टीवी चैनल चालू है, वहाँ पे दिन रात न्यूज़ आ रही है कि कोविड से आज एक डॉक्टर मर गया, 10 डॉक्टर को कोविड हो गया, नर्सेज को हो गया, उनको हो गया, चल रहा। हमारे घर में बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, वो लोग दिन भर वो न्यूज़ देख देख करके टेंशन में रह रहे हैं, वो रो भी रहे हैं। हम घर जाते हैं, काफ़ी टाइम तो शुरुआत में ऐसा था कि हम घर भी नहीं जा पाते थे, लेकिन बाद में जब हमारा वाइफ का फ़ोन आता था, वाइफ रोती थी फ़ोन पे कि आपको ना हो जाए, ये ना हो जाए, घर पे आ जाओ, टीवी में इतना टेंशन चल रही है, बार बार ये आ रहा। बहुत अलग माहौल था, तो हमारा भी स्ट्रेस बढ़ रहा था। जब हम घर जाते थे तो सब प्रॉपर सैनिटाइजर वगैरह सब इस्तेमाल करने के बावजूद भी मन में एक बहुत बड़ा डर था, पर एक विश्वास था कि काम करना है, काम करना है। ये टाइम है, हाई स्ट्रेस हो रहा है, इसको थोड़ा सा बैठ के परिवार के साथ बैठ के निकाल देंगे, और धीरे धीरे वो समय निकलता गया। Dr. Bhansali, what lessons have we learned from this pandemic to keep ourselves ready for the future? For future, we have learnt lot of things in this pandemic, like Hindustan, like our country, India is a place, or you can say the country or the capital of infectious disease. We have many infectious disease in our country, like tuberculosis, most deadly disease which we have in our country. Why? Because every third person is having cough, every third person is having pneumonia and seasonal pneumonia, viral infection that is very common in our country. Whenever we go abroad for conference or some other thing or for tourism, we always say कि our atmosphere and their atmosphere is totally different. We have a highest level of pollution, they don't have pollution. So we have lot of infections, viral infections, different kind of infections, tuberculosis, that things are there. Because of this pandemic, we learned lot of things. We learned how to use mask, when to use mask. We learned social distancing. We learned sanitize our hand timely, and each and every time whenever we touch other thing, we should sanitize our hand. This is new normal life, and that will definitely reduce our chances of getting infected by tuberculosis and other viral infections. So I am sure with this kind of, in this pandemic, again I told you, as I told you earlier also, that it's a opportunity in diversity. So ऐसे टाइम में हमने काफ़ी नई चीज़ें सीखी है, और हमारे फ्यूचर में हमारे लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली फॉर द बेटर लाइफ. सी, आई वेंट टू जापान few year back, and then I saw that many people were wearing mask. Why? Because their infectious disease is minimal. That's why their life is more than 90 years. Japanese people average life is 80 or 90. Ours is less. Why? Because we don't use mask. Now we should use mask, sanitize everything. Our average life will also increase. Dr. Bhansali, what measures and care we must take to equip ourselves so that we can face such situations with aplomb and with total courage and strength in future? For this kind of situation, yes, as I mentioned earlier, that our health infrastructure was very poor. Although we have best of the best doctor, world renowned doctor, good nursing care, good nurses, all staff we have extraordinary, but only things which we are lacking was our health infrastructure. Now I have seen one television show few years back where one big that picture artist, movie artist, big actor, he was saying that ventilator is the machine for earning money only.
Now people understand what is ventilator and where it is used. Ventilator is the saving machine, not a machine for earning money. So अभी कोविड में सबको पता लगा कि वेंटिलेटर का कितना यूज़ होता है, ऑक्सीजन का कितना यूज़ होता है, मास्क का कितना यूज़ होता है, टाइमली हॉस्पिटलाइजेशन का कितना यूज़ होता है, मेडिकेशंस का कितना यूज़ होता है. ऐसा नहीं है कि ये पेंडेमिक में डॉक्टर ने आके काम किया. डॉक्टर्स काम सालों से करते आ रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं. रिकॉग्नाइज सोसाइटी ने अभी किया है कि यस डॉक्टर ने हमारा इतना काम किया, क्योंकि अभी लोगों को ज़्यादा मालूम पड़ा है. अभी लोग घर में बैठे थे और बार बार देख रहे थे कि डॉक्टर्स कितना काम कर रहे हैं. डॉक्टर्स काम सालों से करते आ रहे हैं. रिकॉग्निशन अभी मिलनी शुरू हुई है. सोसाइटी को अभी मालूम हुआ कि डॉक्टर कितना स्ट्रेस हो, चाहे कैसा भी समय हो, कैसा भी चीज़ हो, उसमें काम करते हैं. सो आई थिंक वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस कोविड एंड दैट विल मेक अवर फ्यूचर मच बेटर. What steps do you suggest to avoid the stigma associated with such a viral disease, particularly with the frontline COVID workers? So for frontline worker and for other people also, I would like to say that there should not be any kind of social stigma related to this kind of viral disease like this COVID or any other viral disease. If you have this kind of disease, you must come and say, yes, I am having this kind of disease, so that you are saving not only yourself but you are saving others also. Sometimes people are suffering from COVID but they don't want to say. That is not a good thing actually. You want to save others. You want to save your family member also. Sometimes people are suffering from COVID and still they want to stay in house and they don't know कि they are going to give disease to their elderly, their children. They should aware about the things, aware about this kind of disease, and there should not be any social stigma related to this kind of viral disease or this kind of infectious disease at all. You should just say, yes, I am having this disease, it's okay. You will get treatment and you will be definitely better. But you should not infect others because you feel that if I am suffering from this disease and what people will think or why they will say that from where I got it or no, please don't think like that only. If you are suffering from this kind of any infectious disease, you should notify your disease to your concerned health official, health worker or your doctors.